आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है, नाम है करो मूवमेंट। इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको मास्क लगाकर अपनी फोटो को वेबसाइट पर दी गई एक कैंसर पेशेंट के साथ लगाकर शेयर करनी होती है। इसका संदेश बहुत अच्छा है। हमारी फोटो पर लिखा होता है कि मैंने मास्क पहना है, और कैंसर पेशेंट की फोटो पर लिखा होता है कि अब मेरे कैंसर का इलाज हो सकता है। जानते हैं ये कहना क्या चाहते हैं? कि अगर आप मास्क पहनेंगे, एहतियात बरतेंगे, तो आप कोरोना की जांच के लिए अस्पताल नहीं जाएंगे और कोरोना पेशेंट्स कम होंगे, तो डॉक्टर दूसरी बीमारी के मरीजों की तरफ ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अस्पताल इन दिनों कोरोना के मरीजों से भरे पड़े हैं। तो मास्क लगाइए और दूसरी बीमारियों के मरीजों की मदद कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। यहाँ हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक कहानियों की, स्टडीज की और अलग अलग रिसर्च की। आज हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केसेस की और बढ़ते हॉस्पिटलाइजेशंस की। साथ ही बात करेंगे एक स्टडी की जो कहती है कि कोरोना रेड ब्लड सेल को खत्म कर देती है। वहीं बात होगी कि कोरोना से मरने वाले किन पेशेंट्स की ऑटोप्सी होती है, क्या होती है ऑटोप्सी और इसका क्या फायदा है, और आखिर में रोज की तरह मिलवाएंगे एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले देश दुनिया से कोरोना का आपको अपडेट दे देते हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 46,254 नए मरीज सामने आए और 514 मरीजों की जान चली गई है। इसी के साथ भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,23,611 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 7 हफ्तों से कोरोना वायरस के औसत दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन केरल, दिल्ली, बंगाल और मणिपुर में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। कोरोना के कारण लखनऊ के सहारा मॉल और आइनॉक्स रिवरसाइड मॉल को 24 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल कोरोना की जांच के दौरान पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। होम क्रेडिट इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान करीब 46% भारतीयों ने घर चलाने के लिए कर्ज लिया है। ज्यादातर कर्ज रिश्तेदारों या दोस्तों से लिया गया। यह सर्वे मुंबई, दिल्ली, भोपाल और पटना समेत 7 शहरों में किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान और ओडिशा ने पटाखों की खरीदारी बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान में कोई पटाखा बेचता नजर आया तो उस पर 10,000 का फाइन लगेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 21 नवंबर से राज्य में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए फिर से स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन का पालन होगा। कनाडा में दूसरी लहर को देखते हुए वहां की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने देश के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे 3 लेयर वाले मास्क पहने, जिसमें एक फिल्टर भी शामिल हो। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि कोरोना से मौत के मामले तो हर रोज 100 से ज्यादा आ रहे हैं, मगर संक्रमित होने वालों की संख्या में गिरावट है और ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना के बीच कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है, ये उत्तराखंड में सामने आया। यहाँ एक 12वीं क्लास के छात्र को कोरोना हो गया है। फिलहाल एहतियात के तौर पर स्कूल को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने एक नया अल्ट्रा पोटेंट वैक्सीन उम्मीदवार विकसित किया है। ये वैक्सीन जानवरों में ज्यादा एंटीबॉडीज बनाता है और इम्यून रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा देता है। इस बीच J&J वैक्सीन ट्रायल ब्राजील और मैक्सिको में फिर से शुरू हो गया है और मैक्सिको को चीनी दवा कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स कोविड-19 से वैक्सीन उम्मीदवार की पहली खुराक मिल गई है। विदेश मंत्री मार्सेलो एब्रार ने कहा कि वैक्सीन के लेट स्टेज ट्रायल में 10,000 से 15,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा।
तो दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले महीने में दिल्ली में कोरोना के आंकड़े 3 से 3.5 हजार के बीच में आ रहे थे, लेकिन अब ये डबल हो गए हैं। अस्पतालों के हाल भी ठीक नहीं है, वहां बेड्स की भारी कमी है और नीति आयोग ने भी चेताया है कि अगर लोगों का कोरोना के प्रति व्यवहार ठीक नहीं रहा तो एक और पीक आ सकता है, यानी त्योहार, प्रदूषण और ठंड के बीच कोरोना और भयानक रूप ले सकता है। दिल्ली में कोरोना का ट्रेंड देखकर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। चलिए आज तक रेडियो की रिपोर्टर मिलन शर्मा को फोन मिलाते हैं और उन्हीं से जानते हैं। जी मैम, दिल्ली में पिछले महीने 3,000 के आसपास कोरोना के आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अब आज पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या आंकड़े क्या कहते हैं मैम? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में लगातार इस वक्त कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। औसतन जहां पर हम देख रहे थे कि कुछ महीनों पहले केसेस 2,000 से 3,000 तक ही आ रहे थे, अब दिल्ली में लगातार इस महीने से 5,000, 5,400, 5,700 और अब देख रहे हैं कि 6,000 से भी ऊपर केसेस प्रतिदिन कोरोना वायरस के देखे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में कहा जाए तो टेस्टिंग भी एक चरम पर पहुंच चुकी है। टेस्टिंग में कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन जितने लोग टेस्ट करवा रहे हैं उसमें से टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी दिल्ली में बढ़ चुका है। औसतन नेशनल एवरेज पॉजिटिविटी रेट हमारा 5% है, लेकिन दिल्ली में अब ये 12% तक पहुंच चुका है। ये इसका संकेत है कि कोरोना वायरस अब भी तेजी से दिल्ली में फैल रहा है। मैम, हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशंस है दिल्ली में इस वक्त? देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर केसेस जो है वो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि उनको किसी तरीके की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनको आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की जरूरत होती है। दिल्ली सरकार के कोरोना ऐप पर अगर आप जाकर देखें तो ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की इस वक्त कमी हो गई है। मैक्स, अपोलो, मैक्स, पटपड़गंज, साकेत और ऐसे कई बीएल के कपूर हॉस्पिटल जो हैं, जो प्राइवेट अस्पताल है जहां पर आईसीयू और वेंटिलेटर के बेड अवेलेबल होते थे, अब इस वक्त ये हालत है कि वेंटिलेटर और आईसीयू के बेड में भारी मात्रा में कमी आ गई है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर आप राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखें या उनके कोई कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल देखें, जैसे कि एलएनजेपी हो गया, या फिर अगर केंद्र सरकार की भी अस्पताल एम्स देखें तो वहां पर आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी है। लेकिन लोगों का मानना है कि क्रिटिकल केसेस जहां पर आ जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में लोग जाने को तैयार हैं और ज्यादातर विश्वास भी लोग प्राइवेट अस्पतालों पर करते हैं। मैम, नीति आयोग की भी ब्रीफिंग हुई है और उन्होंने भी इसे लेकर दिल्ली में चेतावनी जारी की है। नीति आयोग की एक पिछले से हफ्ते की एक ब्रीफिंग थी, उसमें ये कहा गया था कि क्योंकि त्योहारों का सीजन अब आ चुका है और लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि प्रतिदिन हम 15,000 से ज्यादा केसेस देखें। हालांकि अभी तक वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन एनसीडीसी जो है, जो सीरो सर्वेलेंस करवाती है दिल्ली में और बाकी अन्य राज्यों में, उनका ये कहना था कि अगर 15,000 से ज्यादा प्रतिदिन केसेस दिल्ली में आने लग गए तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। और यही कारण है कि फिलहाल दिल्ली को दोबारा से अपने अस्पताल और अपने कोविड केयर सेंटर्स दुरुस्त करने होंगे, क्योंकि अगर क्रिटिकल या सीवियर केसेस ज्यादा दिखाई दिए तो उन्हें कम से कम वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। हम जानते हैं इस वक्त कम से कम 10 महीने हो चुके हैं कोरोना वायरस के पैंडेमिक को इंडिया में आए हुए, और अभी तक हमें ये जानकारी जरूर है कि सबसे पहले ये फेफड़ों को अटैक करता है। प्रदूषण के चलते भी ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि फेफड़ों को अटैक कर रहा है अगर कोरोना वायरस, तो इसको लेकर काफी प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं। मैम, बस आखिर में एक बात जाननी है कि जिस तरीके से दिल्ली में हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो क्या इस तरह की कोई बातचीत है कि ये तीसरी लहर है दिल्ली में कोरोना की? बिल्कुल, हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि फिलहाल हमें डेटा का असेसमेंट करना होगा ये जानने के लिए कि वाकई में तीसरी लहर है या नहीं। लेकिन दिख रहा है ये कि जिस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है,
जमीनी हालत यही है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर आएगी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली वालों, कमर कस लीजिए और कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज और अब हम बात करेंगे एक रिसर्च की जो बताती है कि कोरोना न केवल हमारी खून में होने वाले रेड ब्लड सेल को डैमेज करता है बल्कि नई सेल्स बनने से भी रोकता है। ये स्टडी रशिया की एक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने की है जो जर्नल आर्किव यूरोमेडिका में छपी है। इस अध्ययन को डिटेल में जानने के लिए हमारी सहयोगी खुशबू ने सूरत के पीडियाट्रिशियन पारंग मेहता से बात की है। आपको सुनवाते हैं। तो डॉक्टर, जो कोरोना वायरस है वो रेड ब्लड सेल्स को किस तरह से प्रभावित करता है? इस नई रिसर्च के मुताबिक वो रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है जिससे वो नष्ट हो जाते हैं और जहां हड्डी के अंदर बोन मैरो में जहां ये रेड ब्लड सेल्स बनते हैं इन पर वहां भी असर करता है ताकि इनकी बनावट ही कम हो जाए। इससे पेशेंट में खून की कमी, जिसे एनीमिया कहते हैं, वो हो जाएगा अगर ये रिसर्च पे अपन ध्यान दें तो। ओके सर, अगर रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनना बंद हो जाए या उन्हें ब्लॉक हो जाए तो कोविड मरीजों में किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, देखने को मिलती हैं हम लोगों को? अगर रेड ब्लड सेल्स रियली नष्ट हो रहे हैं, जिसे हम हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, तो शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स का काम यही होता है कि वो लंग्स में से, फेफड़ों में से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों में वो ऑक्सीजन पहुंचाए। अगर रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों को, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, सभी जगहों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और शरीर के सभी भागों पर इसका विपरीत असर होगा। ओके तो सर, इस तरह के जो केसेस आते हैं क्या अभी आए हैं, या फिर अगर आते हैं तो जो पेशेंट्स हैं उनको नॉर्मल करने के लिए किस तरह की ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं? ऐसे केस नहीं आ रहे हैं। अच्छा। कोरोना वायरस लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं और लाखों केस देखे जा चुके हैं, अस्पतालों में एडमिट हुए हैं। एनीमिया कोरोना वायरस का भाग नहीं है। कोरोना वायरस पेशेंट में इस तरह का एनीमिया नहीं देखा जा रहा है। ये एक ही रिसर्च ऐसी आई है जिसमें इन्हें ऐसा पाया गया है, मगर इसके सिवाय विश्व में ये ऐसा रिसर्च नहीं मालूम चला है कि रेड ब्लड सेल्स इसमें नष्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा होता भी है तो इलाज करना काफी सरल है। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से शरीर में वापस ब्लड का लेवल नॉर्मल किया जा सकता है। तो सर, जैसे कि अभी अगर मान लीजिए कि आते हैं ऐसे केसेस, क्योंकि ये रिसर्च ही कहती है कि मतलब हो रहा है, तो अगर ये आगे वाले वक्त में आते हैं तो इससे कौन से लोग जो है ज्यादा रिस्क पर है? जिनका ब्लड पहले से ही कम है, जैसे आप अपने यहाँ इंडिया में फॉर एग्जाम्पल लेडीज का हीमोग्लोबिन अक्सर 10-11 ही रहता है, तो अगर उनके ऐसा केस हुआ तो काफी जल्दी ही उनको सीवियर एनीमिया में चले जाएंगे और उनको विपरीत असर हो सकता है। जो किडनी की बीमारियां वाले पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर वाले बीमारी के पेशेंट हैं, अगर उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उन्हें एकदम से तकलीफ बढ़ सकती है। तो सर, इसमें जो हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, उसका स्तर किस तरह से मतलब नॉर्मल रहे, उसके लिए लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हीमोग्लोबिन का रोल इस वाले रिसर्च में? इस वाली रिसर्च में जो हीमोग्लोबिन, अगर ये हीमोग्लोबिन कम होता है तो ये तुरंत जिस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कोरोना वायरस होते ही रेड ब्लड सेल नष्ट होते हैं और हीमोग्लोबिन एकदम से गिर जाता है, इसमें पेशेंट तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत समय लगता है। मगर अगर सीवियर एनीमिया है, पेशेंट अस्पताल में है, तो उसको 1 या 2 पैक्ड रेड ब्लड सेल, कॉन्सेंट्रेटेड रेड ब्लड सेल का ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है। ये काफी सरल प्रक्रिया है। रूटीनली हॉस्पिटलों में ब्लड पेशेंट को चढ़ाया जाता है
और ये बहुत कठिन काम नहीं है अगर ब्लड अवेलेबल हो तो सर जो जो रिसर्च सामने आई है उसका आपके एक डॉक्टर के नाते आप क्या समझते हैं, इसका कुछ महत्व है? मुझे इस रिसर्च का बहुत महत्व नहीं लगता है, क्योंकि पहली बात तो जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है ये एक इंडेक्स जर्नल नहीं है, ये एक काफी नया और लो क्वालिटी जर्नल है जिसमें ये रिसर्च पब्लिश हुआ है। और इसका जो रिपीटेबिलिटी है, ये एक जने की रिसर्च से हम लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं चेंज करते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग इंसानों का इलाज करते हैं, तो जब तक हमारे पास सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते काफी कि ये चीज महत्वपूर्ण है, हम लोग अपनी प्रैक्टिस चेंज नहीं करते हैं। तो अभी हम इंतजार करेंगे, अगर और लोगों ने रिसर्च किया उनको भी ऐसा ही मालूम हुआ और ब्लड का नष्ट होने से मालूम चला कि इसके कारण कोरोना के पेशेंट को तकलीफ हो रही है या ये पेशेंट में घातक साबित हो रहा है, तो ही हम अपना इलाज बदलेंगे। अभी एक रिसर्च पेपर के आधार पर हम अपना इलाज नहीं बदल सकते। तो सर क्या इस शोध से कोरोना के मरीजों के इलाज में कुछ बदलाव आएगा आने वाले समय में? अगर ये और लोगों ने ये रिसर्च किया इसी लेवल पर, इसी दिशा में, और हजारों पेशेंट्स में और ये रिसर्च करने से बाद मालूम चला कि इसमें रेड ब्लड सेल नष्ट होते हैं और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण कोरोना वायरस के पेशेंट गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो हम अपना इलाज बदलेंगे। मगर अभी तक इतने महीनों की रिसर्च में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है, इसलिए इस एक रिसर्च के आधार पर हम बस पेशेंट का इलाज नहीं बदलेंगे। तो ये थी हमारी सहयोगी खुशबू जो डॉक्टर पारंग मेहता से बात कर रही थी। तो हेमोग्लोबिन की कमी ठीक नहीं है, इस स्टडी की यही मुख्य बात थी। चलिए अब एक टेक्निकल बात करते हैं जिसे आपको आसान भाषा में भी समझाएंगे। ऑटोप्सीज, ये प्रक्रिया कोविड डिसीज्ड पेशेंट में की जाती है, यानी जिनकी मौत कोरोना से होती है उनकी ऑटोप्सी होती है, ताकि हमारे शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स है उन्हें कोरोना किस तरह प्रभावित करता है ये समझने का मौका मिले। हमारे देश में गुजरात, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र में उन मरीजों की ऑटोप्सी की जाएगी जिनकी कोरोना से मौत हुई है। लेकिन ऑटोप्सीज एग्जैक्टली किस तरह के पेशेंट्स की होगी, और उससे पहले तो हमें यही समझना है कि ऑटोप्सी होती क्या है। चलिए फिर फोन लगाते हैं पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के डॉक्टर परीक्षित प्रयाग को, जो इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट है। जी सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये ऑटोप्सीज क्या होती है और जो कोविड डिसीज्ड पेशेंट्स की ऑटोप्सीज हो रही है इनसे क्या फायदा है? तो ऑटोप्सी एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर होता है जो पेशेंट के डेथ के बाद एक्चुअली बॉडी में उनके ऑर्गन्स को क्या डैमेज हुआ है वो हम लोग एक्चुअली नेकेड आई से भी देख सकते हैं और उनके पीसेस, ऑर्गन के पीसेस लेके माइक्रोस्कोप के अंदर भी झांक के देख सकते हैं कि इन ऑर्गन्स को क्या डैमेज हुआ है। ये काफी चीजें ऐसी होती है जो बाहर से पता नहीं चलती। बाहर के जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं या सीटी स्कैन होते हैं उसके अंदर एक्चुअली ऑर्गन के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में कई सारे सवाल कभी भी रहते हैं। तो ऑटोप्सी का ये फायदा होता है कि पेशेंट के डेथ के बाद हमें वो एक्चुअली ऑर्गन में क्या चेंजेस है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी कोविड-19 है जिसमें लंग्स में काफी डैमेज होते हैं, तो लंग्स में किस प्रकार का डैमेज होता है ये एग्जैक्टली देखने को मिलता है, क्योंकि लंग्स का डैमेज भी कई प्रकार का हो सकता है। तो एग्जैक्टली कौन से उसमें सेल्स इन्वॉल्व है, किस प्रकार का डैमेज है, लंग्स के अंदर क्या चल रहा है, ये सब हमें ऑटोप्सी में देखने को मिलता है और उससे डिजीज के बारे में सीखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी डिसीज जब नया रहता है तब उसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके ऑटोप्सी का यही फायदा होता है कि ये हमारे कोविड का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। जी सर, इसमें किस तरह के डिसीज पेशेंट्स फिर आप किस तरीके से तय करते हैं कि हम इसी पेशेंट का कर सकते हैं या इनका नहीं कर सकते हैं, और फिर क्या जो पेशेंट का परिवार है उनसे इसका कंसेंट लेना जरूरी होता है? एब्सोल्युटली, पेशेंट के परिवार का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट के डेथ के बाद हम उनका शरीर अभ्यास करने के लिए या स्टडी करने के लिए ले रहे हैं। तो जिस प्रकार मेडिकल कॉलेज में डिसेक्शन होता है, जिस प्रकार पेशेंट के डेथ के बाद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स को उनसे सीखने मिलता है, या जिस प्रकार हम उनके ऑर्गन्स लेते हैं डोनेशन के लिए, तो इस प्रकार डेथ के बाद अगर किसी भी तरह का हमें यूज करना है तो उसके लिए कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर फैमिली के विशेष रहते हैं, कल्चरल रिलीजियस बिलीफ्स है, उसमें कई तरह के बिलीफ्स है। तो डेफिनेटली डेथ के बाद अगर कोई सीखना चाहता है या कुछ साइंटिफिक हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंसेंट बहुत जरूरी है। तो ये है एक है। दूसरा ये है कि जो पेशेंट्स
कोविड के वजह से सकम हुए, तो उनके बारे में ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको सीवियर कोविड था। तो आज आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ द पैंडेमिक हमें अभी भी ये पता चल रहा है कि लंग में किस प्रकार के डैमेज होते हैं या बाकी कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तो जिन लोगों में बहुत सीवियर कोविड है, जिन लोगों की डेथ कोविड की वजह से हुई है या कोई अनएक्सप्लेन्ड फाइंडिंग है कि कोविड की वजह से बाकी ऑर्गन्स अफेक्ट हुए थे या नहीं, इसका सस्पिशन है, तो ऐसे पेशेंट ऑटोप्सी के लिए उचित रहेंगे, क्योंकि इनसे हमें मैक्सिमम चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ऑटोप्सी का पर्पज ये है कि डिजीज के बारे में सीखना और मेडिकल नॉलेज को आगे बढ़ाना। तो जिन पेशेंट से हम मैक्सिमम चीजें सीख पाएंगे वो ऑटोप्सी के लिए उचित रहेंगे। और सर महाराष्ट्र में अभी इसे परमिट मिला है, मध्य प्रदेश में भी ये हुआ है, तो कोई ऐसा अच्छा उदाहरण मिल सकता है जिससे मालूम चल सके कि हाँ ये ऑटोप्सीज में इससे कुछ फायदा भी है या कहीं किसी देश में ये हो रहा होगा? राइट, जरूर। तो पहली कोविड की ऑटोप्सी इटली में शुरू हुई फरवरी और मार्च में। इटली में तकरीबन 35 से 38 पेशेंट की ऑटोप्सी उन लोगों ने, इटालियन डॉक्टर्स ने की, और उससे हमें कोविड के बारे में काफी चीजें पता चल गई। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, पर इसका इफेक्ट बहुत गहरा होता है लंग्स पे और बॉडी के अन्य ऑर्गन्स पे भी। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आप लंग्स की बात ले ले, तो लंग्स में जिसको हम माइक्रोथ्रोम्बोसिस बोलते हैं, मतलब लंग्स के ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स होना, तो ये कोविड की वजह से हो सकता है। या एक्चुअल लंग्स में किस तरह का डैमेज होता है, वायरस की वजह से किस तरह का डैमेज होता है, और बॉडी को जो वायरस के खिलाफ रिस्पॉन्स है, जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, उसकी वजह से भी कोविड में डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज तक सीखी है कि किस प्रकार का डैमेज कोविड से हो सकता है। तो डेफिनेटली ऑटोप्सी में ये चीजें हमको सीखने को मिलती है। तो जैसे मैंने आपको इटालियन एक्सपीरियंस के बारे में बोला, तो इटालियन एक्सपीरियंस के बाद दुनिया को ये पता चल गया कि कोविड में किस तरह का डैमेज हो रहा है। उसके बाद जो ऑटोप्सी हुए वर्ल्ड ओवर, उससे ये भी पता चला है कि कोविड इज नॉट अ डिसीज विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लंग्स। उसमें लिवर में, हार्ट में, ब्रेन में, कई ऑर्गन्स में डैमेज पाए जा सकते हैं। तो इसीलिए ऑटोप्सी करके ये सब देखना जरूरी होता है। तो जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अगस्त में ऑटोप्सी हुई थी कोविड की, और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी परमिशन दी है। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ऑटोप्सी आर इन द प्रोसेस। तो डेफिनेटली इससे हमको सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये सीखने को मिलेगा कि इंडियन पॉपुलेशन में कोविड कैसे बिहेव कर रहा है। कोई भी वायरस के जिस तरह से डैमेज कॉज कर सकता है, उसमें लोकल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो डेफिनेटली इंडियन ऑटोप्सीज आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज उससे हमको पता चल जाएगा कि इंडियन पॉपुलेशन में कोविड कैसे बिहेव करता है और हमको और क्या इन पेशेंट्स के लिए करना चाहिए। तो डेफिनेटली इट इज अ वेलकम स्टेप कि महाराष्ट्र में हम लोग ये कर रहे हैं। गुजरात में जब ऑटोप्सी हुए थे, तब जो ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स थे, तो उनका ये एक्सपीरियंस था कि कोविड की वजह से उनको जो लंग्स पेशेंट के थे वो बहुत हेवी हो गए थे और वो बहुत हार्ड हो गए थे। तो इससे हमको यही पता चलता है कि कोविड कैन बी अ डिफरेंट डिजीज कंपेयर टू अदर इन्फेक्शन। तो दैट इज वाई टू नो द डिटेल्स ऑफ दिस डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम हमारे खुद के ऑटोप्सीज करें, इंडिया में ऑटोप्सीज करें और चीजें सीखें। तो इट इज अ वेलकम स्टेप बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर परीक्षित प्रयाग को, जिन्होंने सरकार की इस पहल को सही बताया है। और अब जाने से पहले मुलाकात करवाते हैं कोरोना सर्वाइवर से। ये शिवम सोनी हैं, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। इन्हें कोरोना के दौरान कोई सिम्टम्स तो नहीं थे, लेकिन इन्हें थोड़ी सी वीकनेस जरूर थी। कोरोना से इन्होंने कैसे जंग जीती, ये पूछा हमारी सहयोगी प्रगति पांडे ने। सबसे पहले कांग्रेट्स कि आप ठीक हो गए, कोरोना नेगेटिव हो गए। कोरोना को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू। देखिए, कोविड को लेके मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत ज्यादा खराब तो नहीं रहा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा रहा। कोविड को लेके जो भ्रांतियां हैं कि कोविड को लेके ये होता है, बीमार होने के बाद ये सारी चीजें होती हैं, वो सच में एकदम डिक्लाइन नहीं कर रहा है कि नहीं होता होगा। लेकिन अगर कोरोना का आप समय रहते पता लगा लें, कोविड की जांच समय रहते आप करा लें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा इश्यूज आते हैं बीमार होने के बाद। मुझे लगातार 2-3 दिन बुखार हुआ, मुझे शक हुआ, उसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया। उसके बाद मैंने डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार जो चीजें होनी चाहिए वो मैंने लेना शुरू कर दी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। मेरे 20 से 25 दिन इसमें खराब हो गए, और कोरोना के बाद शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कमजोरी बहुत आती है। तो आप हॉस्पिटलाइज थे या घर पर थे आइसोलेट? ये मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रहा, और उसके बाद 10 दिन मुझे होम आइसोलेशन में रहना पड़ा। दवाइयों के अलावा आपने एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज की?
हाँ, दवाइयों के अलावा जैसे कि हॉस्पिटल में मैं रहता था तो हालांकि बाहर तो नहीं जाने देते थे, लेकिन हॉस्पिटल में जो गलियारा होता है इन सब में घूमना और योगा वोगा करना हल्का फुल्का, ये सब मुझे लगता है कि करना चाहिए और लंग्स से इम्प्रूव होते हैं। हर कोविड पेशेंट को करना चाहिए अगर हो सके तो। आप पूरा एक्सपीरियंस अगर कुछ वर्ड्स में कहना चाहे तो क्या कहेंगे? ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब नहीं रहा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। और एक्सपीरियंस कोई भी नॉर्मल चीज होती है उसको लेके जैसा रहता है, लेकिन हाँ शुरुआत में मैं बहुत डर गया था कि मुझे कोविड हो गया, पता नहीं क्या होगा। कई बार तो ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि बचूंगा कि भी नहीं, लेकिन कोरोना इतनी कोई भयावह बीमारी नहीं है। हाँ, ग्लोबल पेंडेमिक है, लेकिन इतनी डरने वाली जरूरत नहीं है जिस तरह से जो हुआ देश में बना रखा है, तो उतनी डरने वाली बात नहीं है। बाकी नॉर्मल जैसी बीमारियां होती हैं उसी बीमारियों से इसको लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कोई पहले से कोई बीमारी नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है लाइक बीपी, अस्थमा, शुगर, है ना, इस तरह की बीमारी नहीं है और आपको कोविड होता है तो आपको डरने की चिंता नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका टाइम वेस्ट होता है इसमें, 20 दिन खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं लोगों से यही कहूंगा कि जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लें, सावधानी बरतें, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और लोगों से जितना हो सके उतना कम ही मिले। जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें और मास्क जरूर लगाएं। तो शिवम जी, आपको हमारी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। हमें फीडबैक देना ना भूलें, हम आपका मेल जरूर पढ़ेंगे, तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और मैं जाने की इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।